हे गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बाउंड टू एडुकेशन में। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग जेएसएससी सभी एग्ज़ाम से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिंदी के क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि आपके आने वाले परीक्षा के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें आपको पता चलेगा कि जेएसएससी में किस प्रकार के हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सभी जेएसएससी के एग्ज़ाम में लगभग सभी एग्ज़ाम में हिंदी पेपर 1 के रूप में आपका पूछा जाता है। कुछ एग्ज़ाम में आपको मेन पेपर के रूप में भी हिंदी पूछा जाता है। तो जेएसएससी में किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम हो जिसमें हिंदी से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं, आज का ये वीडियो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। पेपर 1 क्वालिफाई करना बहुत अधिक आवश्यक है, क्योंकि अगर आप पेपर 1 को क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपका पेपर 2 या फिर पेपर 3 जांच नहीं होगा। तो पेपर 1 को पढ़ने की आवश्यकता है। पेपर 1 में बहुत कम स्टूडेंट ध्यान देते हैं। ऐसा होता है कि वे अपना मेन पेपर को क्वालिफाई कर जाते हैं, परंतु पेपर 1 जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है उसे ही क्वालिफाई नहीं करने सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में शुरू करते हैं। अधिक समय नहीं लगेगा, 15-20 मिनट का ये वीडियो है, जिसमें आप घूमते फिरते, चलते फिरते या फिर खाते पीते इस वीडियो को देख लीजिएगा तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। इससे अधिक अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि हिंदी से आपके आने वाली परीक्षा में किस प्रकार के क्वेश्चंस बनेंगे। इससे पहले हम लोगों ने जहां पे एंड किया था, अर्थात कि जितने क्वेश्चन नंबर तक हो गया था उसके बाद के क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो आज के इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है 115। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यण स्वर संधि का उदाहरण है? यण स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है, ये आपको बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर दीजिए। मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, जिससे आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। ठीक है, आप कमेंट में अपना उत्तर लिख सकते हैं या फिर मन मन में दोहराकर अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 115 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इत्यादि। निम्न में से आपको चूज करना था कि कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें यन संधि, यर स्वर संधि है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, इत्यादि। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 116। द्वंद्व का क्या अर्थ होता है? जोड़ा या फिर युग्म, समूह, क्रिया या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 116 का करेक्ट आंसर देंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जोड़ा या फिर युग्म। द्वंद्व समास में आप पढ़े होंगे, द्वंद्व समास एक प्रकार का समास होता है। तो उसी में उसका अर्थ पूछ लिया गया है कि द्वंद्व का क्या अर्थ होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन ए, जोड़ा या फिर युग्म। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज पानी बहुत गिरा, डैश वाक्य है। आज पानी बहुत गिरा वाक्य से बहुत अधिक क्वेश्चन बनता है, तो इसे थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखेंगे। आज बहुत पानी गिरा, ये कौन सा वाक्य होगा? सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है या फिर लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 117 का करेक्ट आंसर देंगे। तो वाक्य देखने से ही पता चल रहा है आज पानी बहुत गिरा, तो ये एक सरल वाक्य है। इसमें किसी भी प्रकार का मिश्रण नहीं है, संयुक्त वाक्य भी नहीं है, मिश्र वाक्य भी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरल वाक्य। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद के भरम होता है, मोद है कुमोदनी को, में अलंकार क्या है? एक सेंटेंस दिया गया है, इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे और बताइए कि इस सेंटेंस में अलंकार क्या है। विरोधाभास, भ्रांतिमान या फिर अतिशयोक्ति या फिर उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 118 का करेक्ट आंसर देने का प्रयास करेंगे। चंद के भ्रम होता है, तो यहाँ पे भ्रम शब्द का उपयोग हुआ है, तो इसी से आपको पता चल रहा है कि ये किस प्रकार का अलंकार होगा। भ्रांतिमान अलंकार होगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आंचल परासना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? मुहावरे से आपका परीक्षा में 1 या 2 प्रश्न रहेगा, तो जो भी कॉमन हम लोग उपयोग करते हैं मुहावरा, उन सारे मुहावरों को आपको देख लेना है। आंचल परासना, इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा? दया दिखाना, भीख मांगना, दया की भीख मांगना या फिर दयावान बनना। चलिए क्वेश्चन नंबर 109 का करेक्ट आंसर देंगे। आंचल परासना, इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा? दया की भीख मांगना। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ, इस लोकोक्ति का सही अर्थ आपको बताना है। सब एक समान है,
सब दुष्ट प्रकृति वाले एक समान है। ऑप्शन सी है सबके साथ मिलकर व्यवहार करना चाहिए। ऑप्शन डी है सबको एक समान समझना चाहिए। एक लोकोक्ति आपको दिया गया है, जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ। इस लोकोक्ति का आपको करेक्ट आंसर बताना है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सब दुष्ट प्रवृत्ति वाले समान है। ठीक है, अर्थात कि जिसका थिंकिंग थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, दुष्ट प्रवृत्ति का जो सोचते हैं, वैसे इंसान सभी एक ही प्रकार के होते हैं। इस मुहावरे का या एक लोकोक्ति का यही अर्थ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में आयोगवाह वर्ण कौन सा है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देंगे। वर्णमाला तो आपने बहुत अधिक पढ़ा होगा। आयोगवाह किन वर्णों को कहा जाता है, इसे आपको बताना है। ओ आ, ई उ या फिर अंग अ। तो याद रखेंगे, आयोगवाह वर्ण का एक दो वर्णों को मेनली कहा जाता है, अंग और अ। ठीक है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन 4-5 क्लास का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी ऐसे क्वेश्चन आपके परीक्षा में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान है नासिक्य, दंत, मूर्धन्य या फिर तालव्य। क्वेश्चन नंबर 122 का करेक्ट आंसर देंगे। जितना भी आप बेसिक चीज़ों को पढ़ने सकते हैं उतना बेसिक चीज़ों को पढ़िए। हिंदी में अच्छी तरीके से कोई भी आपका सिलेबस क्लियर नहीं किया गया है, अर्थात कि आपको वैसे क्वेश्चन को देखना है जो कि झारखंड में मुख्य रूप से पूछा जाता है, और मैं वैसे क्वेश्चन को ही करवाता हूं जो कि जेएसएससी में मुख्य रूप से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, त वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान कौन सा है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दंत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक से अधिक उपसर्गों से बना शब्द है आलोचना, समालोचना, सहकारी शब्द या फिर सहोदर शब्द। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देंगे। एक से अधिक उपसर्गों से बना शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समालोचना। ठीक है, एक से अधिक उपसर्गों से बना है उसे हम लोग समालोचना कहते हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुलारा में उपसर्ग है। उपसर्ग और प्रत्यय से 4-5 क्वेश्चन आपका रहेगा, तो इसे थोड़ा सा देख लीजिएगा। दुलारा में आपका कौन सा उपसर्ग है, ये आपको बताना है। दू, बी या फिर उप। उपसर्ग हम लोग उसे कहते हैं जो किसी शब्दांश के पहले लगता है और शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देता है या फिर शब्द के अर्थ में विशिष्टता लाता है। तो दुलारा में कौन सा उपसर्ग होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दू। ठीक है, उपसर्ग शब्द के पहले लगता है, इसे याद रखेंगे। प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है। आतिथ्य में प्रत्यय है। चलिए, प्रत्यय का भी उदाहरण यहाँ पे देखने को मिल गया। बताइए, आतिथ्य में कौन सा प्रत्यय है? ए है या फिर अधेय है या फिर यह है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? इसी प्रकार से उपसर्ग और प्रत्यय से आपके परीक्षा में क्वेश्चन रहेंगे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, अतिथेय में देखने से ही पता चल रहा है, इसमें ए प्रत्यय होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 126। देवर को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का उपयोग करेंगे? देवर आपका दिया गया है, इसको स्त्रीवाचक अर्थात कि लिंग परिवर्तन करना है, तो इसमें आप किस प्रकार के प्रत्यय का उपयोग करेंगे? आई, आनी, अनी या फिर आवर? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दीजिए। तो देवर का सिंपली हम लोग जानते हैं स्त्रीवाचक में क्या होता है? देवरानी होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। सिंपल क्वेश्चन रहता है, थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है, और जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ समझ करके चलिए, इसी टाइप का क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न समूह से सही शब्द चुनकर लिखे। वैदेही, चंचल, धोबी या फिर भ्रष्ट। सही शब्द आपको चुन करके बताना है। इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपके परीक्षा में बन सकता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, धोबी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न शब्द के समूह युग्म के माफ कीजिएगा शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। उपाधि का आपको अर्थ बताना है, कौन सा अर्थ इसका सही होगा? उपद्रव, उद्दंड, उपद्रव, खिताब या फिर पद, पाद या फिर पद उपद्रव। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देंगे। इस प्रकार का उपाधि लिखा हुआ है और इस प्रकार का उपाधि लिखा हुआ है, इन दोनों का अर्थ क्या होगा आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, इस प्रकार का जो उपाधि लिखा हुआ है इसका अर्थ होता है पद। ठीक है, और इस प्रकार का उपाधि जो लिखा है इसका अर्थ होता है उपद्रव। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, पहले वाले उपाधि का अर्थ होगा पद, दूसरे वाले उपाधि का अर्थ होगा उपद्रव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अली, मधुप, मधुकर, ये निम्न में से किसके पर्यायवाची है? रात्रि, शहद, भौरा या फिर वृक्ष।
पर्यायवाची शब्द से भी आपके परीक्षा में रहेंगे क्वेश्चन, तो पर्यायवाची शब्द को थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। पर्यायवाची शब्द दिया गया है अली, मधुप, मधुकर, ये सभी किस चीज़ का पर्यायवाची शब्द है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भौंरा। मधुकर या फिर मधुप से आपको समझ में आ रहा होगा कि भौंरा को ही मधुकर कहा जाता है, क्योंकि वे मधु के फूल के ऊपर बैठते हैं, मधु बनाते हैं, जिसके कारण भौंरा को मधुकर कहा जाता है या फिर मधुप भी कहा जाता है, अली भी कहा जाता है भौंरा को। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, भौंरा। हिंदी में आपके पास प्रचुर समय रहेगा। अगर आपने लैब असिस्टेंट का फॉर्म भरा है, लैब असिस्टेंट के लिए आपने तैयारी कर रहे हैं, तो समझ कर लिखिए। पेपर 1 में आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। 3 घंटा बहुत है, ये 2 घंटा आप सो भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हिंदी में आराम से सोच समझ के आंसर देते रहिएगा। क्वेश्चन को एक बार क्या 5-6 बार पढ़ने का आपके पास टाइम रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदनी का पर्यायवाची है। चांदनी शब्द का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दीजिए। चांद, ज्योत्सना, शशि या फिर सोम, चांदनी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ज्योत्सना। चांदनी को ज्योत्सना भी कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलोम शब्द का चयन कर रिक्त स्थान भरिए। विलोम शब्द का चयन करना है। शोषण करने वाला डैश नहीं करता, अर्थात कि शोषण का आपको ऑपोजिट विलोम शब्द यहाँ पे भरना होगा। शोषक, पोषक, पोषण या फिर पालन। तो शोषण का उल्टा हो जाएगा पोषण, पोषण का उल्टा होगा शोषण, ठीक है। 2-3 बार आप अगर रिपीट करेंगे तो भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, हार्ड तो रहेंगे लेकिन थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से कौन सा एक युग्म विपरीतार्थक नहीं है, अर्थात कि एक दूसरे का विपरीतार्थक शब्द नहीं है। कौन सा युग्म ऐसा है वो आपको चूज करना है। कंजूस, उधार, ऊंच नीच, उदय, उग्र या फिर लास्ट ऑप्शन है उत्थान पतन। चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 132, कंजूस का उदार, ये भी सही है, ये भी एक दूसरे का, कंजूस है उसका उल्टा होता है उदार। ऊंच नीच, ऊंचा का नीचा, ये भी सही है। उत्थान पतन, ये भी सही है। उदय और उग्र ये एक दूसरे का विपरीतार्थक नहीं है, ये डिफरेंट वर्ड हो जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तद्भव शब्द किसे कहते हैं? तद्भव शब्द का डेफिनेशन मैंने बता दिया था। अगर आप मेरे सारे वीडियोस फॉलो करते हैं पेपर 1 से संबंधित तो आप सभी को पता होगा। संस्कृत से उत्पन्न हुए शब्दों को, विदेश से आए शब्दों को, संस्कृत के शुद्ध शब्दों को या फिर इनमें से कोई नहीं। तद्भव, तत्सम, इन सब शब्दों से बहुत अधिक क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर 133 का करेक्ट आंसर बताएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, संस्कृत से जो शब्द उत्पन्न होते हैं उसे हम लोग तद्भव शब्द कहते हैं। देशज विदेशज, आप सभी को पता होगा, देशज शब्द जो हम लोग अपने देसी भाषा में उपयोग करते हैं, विदेशज अर्थात कि जो विदेशों से आता है। संकर शब्द एक बहुत अधिक पूछा जाता है, संकर शब्द, ठीक है। संकर शब्द, संकर शब्द किसे कहते हैं? जो 2 भाषाओं के मेल से जो शब्द बनता है उसे हम लोग संकर शब्द कहते हैं। इन सब के बारे में मैंने डिटेल में पढ़ा दिया है। आप प्रीवियस जो भी वीडियोस आए हैं पेपर 1 से संबंधित उनको देख लीजिएगा, ठीक है। और जितने भी वीडियोस इससे पहले मैंने अपलोड किए थे सभी जेएसएससी में पूछे गए क्वेश्चंस थे। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो कि जेएसएससी में पूछा गया नहीं था, ठीक है। तो बहुत अधिक इंपॉर्टेंट वीडियो है, सारे वीडियो को देख लीजिएगा। चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, वहाँ पेपर 1 मैंने लिख दिया है, वहाँ के सारे वीडियोज़ आप देख लेंगे। हिंदी आपका क्लियर हो जाएगा, एक थोड़ा भी परेशानी नहीं होगा, ठीक है। निम्न में तत्सम शब्द चुनिए। तत्सम शब्द आपको चुनना है, चौपाया, चारपाया, चतुष्पद या फिर चार पैर। तत्सम शब्द कौन सा है? तो तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तत्सम शब्द भी कहा था, जो संस्कृत के शब्द हैं उसको डायरेक्टली हम लोग हिंदी में उपयोग करते हैं, उससे तत्सम शब्द कहते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, चतुष्पद, ठीक है। आप स्वयं देख सकते हैं, तत्सम का अगर मीनिंग ही आपको पता होगा ना तो आप आराम से ऑप्शन देख के ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। चौपाया ये तो हिंदी का शब्द है, ऐसे ही हम लोग बोलचाल में उपयोग करते हैं। चारपाया ये भी हिंदी का शब्द है, ठीक है। चार पैर ये भी संस्कृत का शब्द तो आपको लग नहीं रहा है। चतुष्पद जो है ये थोड़ा सा लग रहा है कि चलो यार संस्कृत का शब्द जैसा लग रहा है, तो आप खुद से भी पढ़ के अपना आइडिया लगा सकते हैं। इसीलिए तत्सम, तद्भव इन सब को थोड़ा सा देख लीजिएगा, देशज, विदेशज ये सब आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में हिंदी को राज्य भाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा था? चलो यार ये जीके का टाइप का क्वेश्चन आ गया है।
भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गोपाल स्वामी अयंगर या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दीजिए। हिंदी से संबंधित क्वेश्चन है तो हो सकता है इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपके परीक्षा में आए, क्योंकि इससे पहले जेएसएससी की जो भी परीक्षाएं हुई थी इस प्रकार का क्वेश्चन बना था। ठीक है, हिंदी से रिलेटेड आपका किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, गोपाल स्वामी अयंगर सबसे पहले संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा के रूप में प्रस्तावित किया था। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले पार्ट को हम लोग अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दे। अगर आपने वीडियो को देखना शुरू कर चुका था और अंत कर चुका है लेकिन फिर भी अपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे जरूर लाइक कर दे। आपके लाइक से ही हमें पता चल रहा है कि हिंदी के जो भी वीडियोज़ हम लोग बना रहे हैं वो आपके लिए लाभकारी होते भी हैं या फिर नहीं होते हैं। देखिए यार, मैं जितना हो सके आपको हिंदी का सिलेबस कंप्लीट करवाने का प्रयास करूंगा, लेकिन फिर भी अगर आपको एक ही रात में सारा चीज़ कंप्लीट कर देना है तो इस बुक का पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। टेलीग्राम नीचे आपको आईडी का लिंक मिल जाएगा या फिर जा कर के सर्च कर लीजिएगा @बाउंड टू एडुकेशन। ठीक है, @बाउंड टू एडुकेशन। ग्रुप में मैसेज नहीं जाएगा, डायरेक्टली पर्सनल मुझे मैसेज कीजिएगा। ये मेरा पर्सनल आईडी है। टेलीग्राम में जाकर के सर्च कीजिएगा @बाउंड टू एडुकेशन, थोड़ा इस प्रकार का टू लिखिएगा और जाकर के बिना स्पेस का सर्च कीजिएगा। मैं इस बुक का पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। ओनली 30 रुपीज़ आपको लगेंगे। ठीक है, 50 रुपीज़ मैंने प्राइस रखा था। आपका एग्ज़ाम अधिक समय नहीं है, 30 रुपीज़ पे करके आप इस बुक का पीडीएफ को ले सकते हैं। हिंदी का बुक है, आप एक रात पढ़ लीजिएगा, आपका जो पेपर है वो क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो लगभग इंपॉर्टेंट थोड़ा सा बुक है जिसमें अनुच्छेद से संबंधित क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा। @बाउंड टू एडुकेशन इसमें मैसेज कर सकते हैं अगर आपको इस बुक का पीडीएफ चाहिए, और जितना हो सके मैंने इस बुक को कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। और मैं आपको फिर से याद दिला देता हूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दे और सामने के बेल के आइकन को भी प्रेस कर दे, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे जो भी वीडियोस आएंगे। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं।